नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम कक्षा 12 के लिए विषय हिंदी साहित्य के प्रकरण काव्य दोष पर बात करेंगे। कुल मिलाकर 8 प्रकार के काव्य दोष हैं। एक तो वो 8 प्रकार के कौन-कौन से काव्य दोष हैं उनके विषय में पढ़ेंगे और काव्य दोषों का वर्गीकरण कितने खंडों में किया जाता है, एक इस पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। तो परिभाषा आपके समक्ष लिखी है कि काव्य के मुख्य अर्थ में मतलब मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों या विकारों को काव्य दोष कहा जाता है। काव्य में वर्ण, शब्द, वाक्य गठन, रस, छंद और अलंकार इत्यादि का समुचित प्रयोग न होने पर बाधा उपस्थित होती है और रचना का सौंदर्य एवं महत्व कम हो जाता है और इसी को क्या कहते हैं, काव्य दोष कहते हैं। सार रूप में देखें आप कि ऐसे तत्व है जो किसी काव्य में रस, गुण, अलंकार इत्यादि साहित्यिक तत्वों को नष्ट करते हैं और मुख्यार्थ को नष्ट करते हैं, उन तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। वर्गीकरण देखते हैं तो काव्य दोषों को निम्न 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। तो ये एक सवाल खालिस्तान वाले प्रश्न आएंगे इसमें से और ये सवाल बन सकता है कि काव्य दोषों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। तो 3 प्रकार हैं। पहला है शब्दगत अर्थ या पदगत काव्य दोष, मतलब शब्द में दोष है या पद में दोष है। दूसरा है अर्थगत काव्य दोष, मतलब जब दोष अर्थ में उपस्थित हो। और तीसरा है रसगत काव्य दोष। तीनों को देखते हैं क्या क्या इसकी परिभाषा है, कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला है शब्दगत या पदगत काव्य दोष। इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी कि जब किसी रचना में व्याकरण से संबंधित कोई दोष पाया जाता है तो उसे शब्दगत या पदगत काव्य दोष कहा जाता है। तो शब्दगत कौन से होंगे या पदगत कौन से होंगे? व्याकरण से संबंधित दोष जहां उपस्थित होते हैं उन्हें। जैसे कुमुदिनी खिल गया बाल रवि को देखी। अब देखिएगा यहाँ इसकी व्याख्या की गई है। देखिए कि विवेच्य पद में कुमुदिनी शब्द स्त्रीलिंग है, अतः क्रिया भी स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयुक्त होनी चाहिए थी, किंतु कवि ने गया पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग कर दिया है। कर्ता तो क्या है? स्त्रीलिंग और क्रिया कैसी है? पुल्लिंग। तो ये जो मतभेद है या ये जो हम कहें अनमेलपना है, बेमेल जो बात है वह नहीं होनी चाहिए थी। तो देखिए क्या है कि किंतु कवि ने गया पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कर दिया है, इस कारण व्याकरण संबंधी दोष होने से शब्दगत काव्य दोष माना जाएगा। दूसरा है अर्थगत काव्य दोष। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है आपके समक्ष कि जब किसी रचना में एक ही अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक अर्थात एक से अधिक अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां अर्थगत काव्य दोष माना जाता है। एक से अधिक अनावश्यक मतलब एक से जब काम चल रहा है तो एक से ज्यादा अर्थ देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अनावश्यक। पद क्या लिखा है कि बांधो जल निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिस। अब यहां पर ये जल निधि आप समुद्र को कहते हैं, नीर निधि भी सागर को कहते हैं, जलधि भी सागर को कहते हैं, सिंधु भी सागर को कहते हैं, वारिस भी सागर को कहते हैं। तो जब ये जल निधि शब्द दे दिया तो इन 4 शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो एक से ज्यादा शब्द आने के कारण से यहां पर किस प्रकार का दोष माना जाएगा? काव्य दोष माना जाएगा। देखते हैं कि उक्त पद में कवि ने समुद्र के अर्थ को प्रकट करने के लिए समुद्र के एक से अधिक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर दिया है, अतएव अनावश्यक शब्दों के प्रयोग के कारण यहाँ अर्थगत काव्य दोष माना जाएगा। जैसे एक और उदाहरण दिया है कि हम रविवार के दिन यहाँ आएंगे। अब हम रविवार को यहाँ आएंगे, बात खत्म होती है। दिन शब्द का कोई औचित्य कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं जान पड़ती, इसलिए यहां पर किस प्रकार का दोष हो जाएगा? काव्य दोष। व्याकरण से संबंधित दोष है तो कौन सा दोष था? व्याकरण से संबंधित दोष था तो वहां पर शब्दगत दोष था। और जब एक अनावश्यक शब्द वहां प्रस्तुत होते हैं तो काव्य का दोष होता है। और ये तीसरा है वाक्य दोष या रसगत काव्य दोष। इसमें क्या होता है कि शब्दों का क्रम भंग कर दिया जाता है या परंपराओं का क्रम भंग कर दिया जाता है,
तो ऐसे दोष जहाँ उपस्थित होते हैं उन्हें वाक्य दोष या रसगत काव्य दोष कहा जाता है। परिभाषा देखें कि जब किसी रचना में क्रम भंग संबंधी दोष पाया जाता है, अर्थात पदों का सही क्रम पर प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वहाँ काव्य वाक्य दोष या रसगत काव्य दोष माना जाता है। उदाहरण के रूप में लिखा है, अमानुषी भूमि अबानरी करो। विवेच्य पद में रावण कहना चाहता है कि मैं इस भूमि को मनुष्यों और वानरों से रहित कर दूंगा, लेकिन भूमि शब्द का गलत स्थान पर प्रयोग होने के कारण पाठक इस पद का यह अर्थ ग्रहण कर सकता है कि मैं मनुष्यों से रहित इस भूमि को वानरों से रहित भी कर दूंगा। देख ध्यान देवें आप कि मैं अब यहाँ पर अमानुषी मतलब मनुष्यों से रहित भूमि, भूमि को अबानरी बांदरों से रहित कर दूंगा, या मैं मनुष्यों से रहित भूमि, जबकि कहना क्या चाहता है कि भूमि को मनुष्यों और वानरों से रहित कर दूंगा। अतएव यहाँ रस दोष या वाक्य दोष माना जाएगा। दूसरा एक दो उदाहरण और लिखें कि भीड़ में 4 जयपुर के लोग थे। भीड़ में 4 जयपुर के लोग नहीं हो सकते, ये शब्द क्या होना चाहिए था वाक्य कि भीड़ में जयपुर के 4 लोग थे। 4 शब्द का जो स्थान था वो लोग से ठीक पहले होना चाहिए था। दूसरे उदाहरण में क्या लिखा है, मेले में 10 मेरे गांव के लोग मिले। अब होना यह चाहिए था कि मेले में मेरे गांव के 10 लोग मिले, या एक फूल की माला दो, तो एक फूल की नहीं, फूलों की एक माला दो। तो इस प्रकार के जो पद होते हैं उनमें रस दोष या वाक्य दोष माना जाता है। अब 8 प्रकार के जो दोष हैं वो आपके समक्ष एक एक करके प्रस्तुत करेंगे। पहला है कि श्रुति कटुत्व काव्य दोष, कि जहाँ कवि कठोर वर्णों का प्रयोग करता है और वे सुनने में अच्छे नहीं लगते तथा कानों में खटकते हैं, तो वहाँ श्रुति कटुत्व काव्य दोष माना जाता है। जब किसी पहचान क्या होगी कि जब किसी पद में संयुक्त या मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग अधिक कर दिया गया हो, तो वहाँ श्रुति कटुत्व काव्य दोष माना जाता है। जैसे भृत्सना से भीत हो वह बाल तब चुपे हो गया। अब यह भृत्सना शब्द जो था वो थोड़ा सा अटपटा था, कानों में खटकता है। दूसरा है त्रिया अलक चक्षुश्रवा डसे परत ही दृष्टि, तो त्रिया अलक चक्षुश्रवा दृष्टि। या तीसरा उदाहरण देखें कि पावन पद वंदन करके प्रभु कब कात्यार्थ मिले मुझसे, तो कात्यार्थ शब्द है वो भी इसी प्रकार का है, श्रुति कटुत्व है। और तीसरा है अंतिम है कि कवि के कठिन तर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, क्यों ने विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। तो ये धृष्टता, विचारोत्कृष्टता, विषयोत्कृष्टता, ऐसे ये जो शब्द थे श्रुति कटुत्व काव्य दोष के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। दूसरा देखिए ग्राम्यत्व दोष, कि जब कवि द्वारा अपनी रचना में ग्रामीण या बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो उसमें प्रांतीय या देशज शब्दों के आ जाने से ग्राम्यत्व काव्य दोष माना जाता है। उदाहरण देखें कि मूंड पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल। दूसरा है हेरत हेरत हरि को रस खाने बतायो ने लोग लुगायन। अब ये लुगायन शब्द है, ये ग्रामीण भाषा का शब्द है। यह मूंड ग्रामीण शब्द है, बोलचाल की भाषा का है। कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर कभी न आऊँगा, तो दुआर मतलब द्वार। और चौथा है पड़े झोटोले पे रहे नींद न आई रात। अब ये झटोला शब्द है, इस शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो चारपाई या खाट का छोटा रूप जिसे खटोला भी कहते हैं। यदि खटोला शब्द अर्थ ग्रहण किया जा रहा है तब तो ग्राम्यत्व दोष है। यदि इसका बाल शब्द ग्रहण किया जा रहा है तब इसमें अश्लील लत्व दोष माना जाएगा। तो आप इसमें ग्राम्यत्व दोष कर सकते हैं। तीसरा है क्लिष्टत्व काव्य दोष, कि जब किसी काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया गया हो कि एक सामान्य पाठक तो क्या बड़े बड़े विद्वान भी बड़ी कठिनाई से उसका अर्थ ग्रहण कर पाते हैं, तो वहाँ क्लिष्टत्व काव्य दोष माना जाता है। पहचान के लिए कि जहाँ कई शब्द मिलकर एक अर्थ को प्रकट करते हैं, तो वहाँ
कलिष्टत्व काव्य दोष माना जाता है कि अजा सहेली तासूरी पूता जननी भरतार ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। यहाँ कवि कहते हैं कि आप कृष्ण को बार बार भजिए, कृष्ण के बार बार भजन कीजिए, कृष्ण की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए उनका, या कृष्ण का स्मरण कीजिए। लेकिन इस पूरे पद में आप देखेंगे तो कृष्ण शब्द कहीं नहीं है। तो अजा सहेली, अजा का अर्थ होता है बकरी, और बकरी की सहेली होती है भेड़। तासु रिपु, रिपु होता है दुश्मन, शत्रु, और भेड़ का शत्रु होता है भरभूट नाम करके एक घास है। ता जननी भरतार, और ता जननी मतलब धरती पृथ्वी, और भरतार मतलब समुद्र। ताके सुत के मित्र को सॉरी इंद्र, और इंद्र के सुत के मित्र को, कि इंद्र का सुत कौन हो गया? अर्जुन, और अर्जुन के मित्र कौन है? कृष्ण। कृष्ण के कृष्ण को बार बार भजिए या उनका बार बार स्मरण कीजिए। जबकि कृष्ण यहाँ पर नाम ही नहीं था और अर्थ यहाँ पर कृष्ण निकल रहा है, तो क्लिष्टत्व काव्य दोष माना जाता है। चौथा है अप्रतित्व काव्य दोष, कि जब किसी पद में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है कि मुख्य अर्थ में तो वह शब्द कोई अन्य अर्थ प्रकट करता है, किंतु साहित्यिक अर्थ में कोई अन्य अर्थ प्रकट करता है, तो वहाँ अप्रतित्व काव्य दोष माना जाता है। शब्दकोश के अनुसार एक ही शब्द के एकाधिक अर्थ होते हैं, लेकिन व्यवहार में वह शब्द किसी एक अर्थ विशेष को प्रकट करने लगता है। मतलब सीधी बात है कि एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई एक शब्द वो रूढ़ हो जाता है एक ही अर्थ में। जब एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाता है ना, तो हम उसके दूसरे अर्थों के बारे में जान नहीं पाते। अब कवि क्या करता है, जो मुख्य अर्थ लोगों में प्रचलित है उस अर्थ को तो काम में नहीं लेता, और वो उसके उस कम प्रयुक्त होने वाले अर्थ को काम में ले लेता है, तब वहाँ पर, और ये अप्रतित्व काव्य दोष माना जाता है। तो क्या लिखा है, कवि द्वारा अपनी रचना में लोक प्रचलित अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ, जिससे हम साहित्यिक अर्थ कह सकते हैं, ग्रहण कर लिया जाता है, तो वहाँ अप्रतित्व काव्य दोष माना जाता है। जैसे विषमय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अब विष शब्द का अर्थ जो है वह समाज में जहर शब्द के लिए प्रयुक्त है। तो हम कोई भी आदमी कह सकता है कि जहर से भरी हुई यह गोदावरी अमृतन को फल देत, अमृत रूपी फल देती है। तो ऐसा कैसे संभव है? और जहर से भरी हुई कहाँ है? वो तो पानी से भरी हुई है। अब यहाँ पर आप इसका विस्तार देखें थोड़ा। विषमय शब्द का अर्थ है जहर से भरी हुई। मूल अर्थ तो सीधी भाषा में लोक प्रचलित अर्थ तो यह होगा, लेकिन साहित्यिक अर्थ क्या कहता है? विष शब्द का एक विष पर्यायवाची शब्द होता है जल का भी, तो विषमय का अर्थ है जल से भरी हुई। कवि ने पहले वाले अर्थ को काम में न लेते हुए दूसरे वाले अर्थ को काम में ले लिया, और कवि कहना चाहते हैं कि जल से भरी हुई यह गोदावरी नदी जो है वह अमृत रूपी फल देती है। बात सही है, इसलिए यहाँ पर अप्रतित्व काव्य दोष। देखें आगे कि विवेच्य पद में प्रयुक्त विष शब्द लौकिक अर्थ में जहर के अर्थ में रूढ़ हो गया है, किंतु कवि ने यहाँ विष को शब्द को शब्दकोश के अनुसार जल अर्थ में प्रयुक्त किया है। इस प्रकार लौकिक अर्थ के विपरीत अर्थ प्रकट करने के कारण यहाँ अप्रतित्व दोष काव्य दोष माना जाएगा। जैसे अगला एक और है कि पुत्र जन्म उत्सव पर स्पर्श की न बहु गाया, कि पुत्र के जन्म का जो उत्सव मनाया गया उसमें बहुत सारी गायों को स्पर्श किया गया। अब स्पर्श का अर्थ हम आमतौर पर मानते हैं छूना, लेकिन इसका दूसरा एक अर्थ होता है दान, कि पुत्र के जन्म पर एक उत्सव मनाया गया और उसमें बहुत सारी गायों का दान किया गया। तो शब्दकोशीय अर्थ या साहित्यिक अर्थ कवि ने ग्रहण किया, इसलिए अप्रतित्व दोष। ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित काव्य से है कि सामर्थ्य नहीं जहां शोध की क्षमा वहां निष्फल है। अब ये शोध शब्द जो था इसका लोक प्रचलित अर्थ तो है अनुसंधान, या खोज, लेकिन कवि ने अनुसंधान शब्द का इस्तेमाल न करते हुए शोध को किस रूप में लिया है? बदला, प्रतिशोध, तो या रिवेंज जिसे आप कहते हैं। तो साहित्यिक अर्थ इसका बदला हो गया कि सामर्थ्य नहीं जहां शोध की, कि जहां बदला लेने की सामर्थ्य नहीं है वहां पर क्षमा निष्फल हो जाती है। अगला उदाहरण है भू लुंठित कलरव तुल्य उसका शीश लौटना पड़ा। अब कलरव शब्द को बोल्ड किया हुआ है। कलरव शब्द का अर्थ वैसे तो होता है पक्षियों की चहचहाहट, ये लोक प्रचलित अर्थ है, लेकिन दूसरा इसका अर्थ होता है कोयल। ये साहित्यिक या शब्दकोशीय अर्थ है कि भू लुंठित कोयल तुल्य, कि कोयल के समान जब भू पर जमीन पर उसका शीश पड़ा हुआ था और उसे लौटना पड़ा, तो यहाँ पर भी अप्रतित्व काव्य दोष माना जाएगा। अब आता है
दुष्क्रमत्व काव्य दोष, इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जब किसी रचना में दो या दो से अधिक कथनों का प्रयोग, दो से अधिक कथन, आप ये ध्यान देखें, कथन, कथनों का प्रयोग सामाजिक मान्यताओं के विपरीत क्रम में कर दिया जाता है तो वहां दुष्क्रमत्व काव्य दोष माना जाता है। कहने का आशय है कि सामाजिक मान्यता के अनुसार जो बात पहले कहनी चाहिए थी उसे तो बाद में कहा जाता है, तथा जो बाद में कहनी चाहिए उसे पहले कहा जाता है, तो वहाँ दुष्क्रमत्व काव्य दोष माना जाता है। यहाँ देखिए एक पंक्ति है कि नृप मोह कहे है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। यहाँ नृप मतलब राजा, कि राजा मैं कहता हूं मुझे घोड़ा दीजिए, है मानी होता है घोड़ा, मुझे घोड़ा दीजिए, और यदि घोड़ा नहीं है तो एक मदमस्त हाथी दे दो। अब परंपरा क्या है कि घोड़ा ज्यादा महंगा होता है या हाथी? हाथी। पहले याचक को हाथी मांगना चाहिए। यदि राजा हाथी देने से मना कर देता है या वह अपने आप को अक्षम पाता है तो हम कह सकते हैं कि भैया आपके पास हाथी नहीं है तो आप घोड़ा दे दीजिए। लेकिन इस पंक्ति के अनुसार उसने क्या मांगा? पहले घोड़ा मांग लिया और फिर कहा यदि घोड़ा नहीं है कोई बात नहीं, हाथी दे दो। ऐसा संभव नहीं है। तो सामाजिक जो परंपरा या जो बात थी, इस बात को सामाजिक मान्यताओं के विपरीत क्रम में रखा है, इसलिए यहाँ पर दुष्क्रमत्व का दोष माना जाएगा। यहाँ याचक द्वारा पहले हाथी मांगा जाना चाहिए था और हाथी न मिलने की स्थिति में घोड़ा, लेकिन कवि ने इसे विपरीत क्रम में रखा है, कवि ने इसे विपरीत क्रम में रखा है, अतः यहाँ दुष्क्रमत्व का दोष माना जाएगा। अगला और देखें कि पैसे दे दो 5, नहीं तो 10 ही दे दो, कि पैसे 5 पैसे दे दो, 5 नहीं है तो 10 दे दो। ये याचक ने मांगे तो पहले 10 ही थे और कहा यदि 10 नहीं है तो 5 दे दो, लेकिन कवि ने इनका प्रयोग कैसे कर दिया? उल्टे क्रम में कर दिया। तो ये पहले 5 मांग लिए और 5 नहीं है तो 10 दे दो, तो ये तो बड़ा उल्टा काम हो गया, इसलिए दुष्क्रमत्व है। तीसरा उदाहरण देखिए कि मारुत नंदन ने मारुत को मन को खगराज को वेग लजयो। मारुत नंदन का मतलब होता है हनुमान ने, मारुत मानी हवा का, मन अपने मन का, और खगराज मतलब खग के राजा का वेग लजाया। खग मतलब पक्षियों के राजा का वेग मतलब उड़ने में। तो आप ये ध्यान दें, मारुत हवा का वेग, हवा के वेग से भी ज़्यादा इसका खगराज का वेग होता है। लेकिन मन तो एक ऐसी चीज़ है, बैठे बैठे एक ही पल में कहाँ का कहाँ चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा वेग तो मन का हो गया। जब मन के वेग को ही और हनुमान ने पीछे छोड़ दिया तो यहाँ पर खगराज का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगला देखें, वज्र सा की लोह सा की शैल की शिला सा। अब वज्र सबसे कठोर होता है, अब वज्र शब्द ही आ गया तो लोह या शिला इन शब्दों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्या लिखा है कि उक्त पदों में मन और वज्र का प्रयोग कर दिए जाने के बाद अन्य शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रही, अतः दुष्क्रमत्व काव्य दोष माना जाएगा। अगला है अक्रमत्व काव्य दोष, कि जब किसी पद में किसी एक शब्द का विपरीत क्रम पर प्रयोग कर दिया जाता है, अर्थात जो शब्द बाद में आना चाहिए था उससे पहले लिख दिया जाता है, तो वहाँ अक्रमत्व काव्य दोष माना जाता है। कहने का अर्थ है कि यदि पद में क्रम भंग संबंधी अशुद्धि पाई जाती है तो वहाँ अक्रमत्व काव्य दोष माना जाता है। क्या लिखा है? विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। अब मानवी शब्द को आप कहाँ लेना चाहिए था? विश्व में मानवी लीला कर रहे हैं, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन मानवी शब्द को सही क्रम से नहीं रखा गया, अतः अक्रमत्व। एक शब्द जब होता है तब तो अक्रमत्व है, और पूरी जो मान्यता है वो इधर उधर होती है तो दुष्क्रमत्व है। दूसरा उदाहरण देखें, पत राखो पति राधा मेरी। पति राधा या राधापति, आप सोच के देखें, पति राधा का अर्थ भी कृष्ण निकलता है वैसे, लेकिन एक सोच कर निकालना पड़ेगा, और राधापति शब्द होता तो सीधा हम कृष्ण पर पहुंच सकते थे। विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम समान के, तो या भीम के समान वीर होना क्या चाहिए था? भीम के समान वीर, लेकिन वीर शब्द का एक शब्द को उठाकर थोड़ा अलग कर दिया गया, तो यहाँ पर अक्रमत्व काव्य दोष। सातवां है शुद्ध संस्कृति काव्य दोष, कि जब किसी पद में कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होता है तब भाषा के संस्कार गिर जाने अर्थात च्युत होने के कारण वहाँ च्युत संस्कृति काव्य दोष माना जाता है। कि क्षण भर रहा उजाला में, अब उजाला की जगह उजाले होना चाहिए था। तत्व वचन जब सीता बोला, सीता बोली, तो क्या हो गया? ये व्याकरण के नियमों का यहाँ पर क्या हो गई? अनदेखी कर दी गई। तो यहाँ पर
हम कह सकते हैं कि च्युत संस्कृति काव्य दोष। तीसरा है फूलों की लावण्यता देती है आनंद, यहाँ होना चाहिए था फूलों का लावण्य देता है आनंद। आठवां और अंतिम काव्य दोष है अश्लीलत्व काव्य दोष। इसमें होता यह है कि जब कवि घृणास्पद, लज्जास्पद या अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग कर देता है, मतलब जिनको देखकर, जिन शब्दों को सुनकर मन में एक घिन उत्पन्न हो जाए, एक लज्जा सी, हम अपने बड़े बुजुर्गों के समक्ष, अपने भाई बहनों के समक्ष, अपने माता पिता के समक्ष, अपने गुरुजनों के समक्ष जिन शब्दों का इस्तेमाल करने से बचते हैं, उन शब्दों को यदि कवि ने काम में ले लिया है तो वहाँ अश्लीलत्व काव्य दोष माना जाएगा। तो जहाँ कवि घृणास्पद, लज्जास्पद या अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग कर देता है जिससे काव्य में फूहड़पन या भद्दापन आ जाता है, तो वहाँ अश्लीलत्व काव्य दोष माना जाता है। जैसे लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान, इसको सुनते ही मतलब एक घिन सी आती है और हम अपना मुंह थोड़ा सा बनाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अश्लीलत्व। दूसरा उदाहरण देखें कि रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद। पाद शब्द वैसे तो पैर के लिए आया है, लेकिन पाद शब्द का एक अर्थ यह भी निकलता है वायु विकार, जिससे अपान वायु का प्रतीक होने के कारण से यह भी क्या है? अश्लील शब्द है। और टूटी खाट पर टपकत टटिया टूटी, अब ये टटिया शब्द जो है ये इस शब्द के कारण से यहाँ पर क्या हो गया? एक दूसरी भावना, एक घृणा की भावना मन में उपस्थित होती है, इसलिए यहाँ पर अश्लीलत्व काव्य दोष माना जाएगा। हालांकि टटिया शब्द से टाट का अर्थ भी निकलता है और उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें थोड़ा बहुत ग्राम्यत्व दोष भी मान लिया जाता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो व्याकरण की किताब है उसमें टटिया शब्द में और अश्लीलत्व काव्य दोष माना गया है, इसलिए हमें यही मानना है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।